हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोक संगीत। बिहार में कला और संस्कृति का सीरीज़ का दूसरा भाग है। तो कल हम लोगों ने किया था थंका शैली तक हमने कंप्लीट किया था और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे लोक संगीत। और यहाँ से ये बिहार में कला एवं संस्कृति जो है कंप्लीट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि सब लोग बहुत मन से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो बने रहिए वीडियो में। और आगे हम लोग जो देखेंगे लोक संगीत, इसके पहले हम लोग कर चुके हैं विवाह पनोरमा से। मैं पहले बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग नए होंगे उनको जानकारी के लिए, कि हम लोग बिहार का इतिहास कर चुके हैं। एक से लेके 12 भाग तक, टोटल 12 वीडियो है, 1 से लेके 11 भाग तक। और उसके बाद बिहार का भूगोल भी कर चुके हैं। विवाह पनोरमा बुक से बिहार पनोरमा का 250 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। उसके अलावा हम लोग करंट अफेयर्स में बिहार का इकोनॉमिक सर्वे भी कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग विवाह पनोरमा से भाषा, बोली और साहित्य भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ तक में हम लोगों ने जो भी देखा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सारा सब हम लोग कवर करते जा रहे हैं। और इसके साथ ही हम लोग को अभी बिहार बजट करना है, उसके बाद बिहार का करंट अफेयर्स करना है, जो बाकी करंट अफेयर्स है उसको भी करना है। लुसेंट से हम लोग सारा टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे। लुसेंट से सारा चैप्टर्स कवर करेंगे, जिसमें बायोलॉजी होगा, पूरा साइंस होगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स होगा, उसके बाद आपका इतिहास, भूगोल और पॉलिटी का जो सवाल होता है वहाँ से वो सब प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सब करेंगे। इसके पहले हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं। जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करें, जो भी अपडेट करें, वो आप तक पहुंचता रहे और आपकी कंटिन्यूटी किसी भी तरह से ब्रेक नहीं हो। और इसके बाद तुरंत हम लोग हमने कुछ बुकलेट्स मंगवाए हैं टेस्ट के, मॉक टेस्ट के, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो जल्दी ही उसको भी शुरू करेंगे और पूरा 40 दिन तक वो चलेगा। तो आपकी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होगी, आपकी कंसिस्टेंसी पढ़ाई में बहुत ज़रूरी होगी। तो पहले हम लोग बेस कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो और आप क्वेश्चन करने में आप कंफर्टेबल फील करें और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो चलिए पहले इसे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एक एक करके सारा टॉपिक खत्म करेंगे। बिहार में संगीत का प्रारंभ वैदिक युग में हुआ। भृग, गौत, याज्ञवल्क्य आदि जैसे श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के संगीत साधना में प्रमुख स्थान था, जिनके आश्रम बिहार की भूमि पर अवस्थित थे। उत्तर बिहार के मिथिलांचल में 13वीं शताब्दी के आरंभ में ही नए देव द्वारा संगीत संबंधी रचना की गई। 13वीं शताब्दी में नए देव द्वारा संगीत संबंधी रचना की गई। तुर्क शासनकाल में बिहार में सूफी संतों के माध्यम से संगीत की प्रगति हुई, जबकि वैष्णव धर्म सुधार आंदोलन के माध्यम से नृत्य और संगीत दोनों का विकास हुआ। मुगल साम्राज्य के पतनोपरांत 18वीं शताब्दी में राष्ट्रीय संगीत का प्रसार मुगल दरबार में लखनऊ, बनारस और पटना तक हुआ। यूरोप के एक पर्यटक क्राउफर्ड ने 18वीं शताब्दी में बिहार का भ्रमण किया तथा भारत के इस राज्य को संगीत प्रधान राज्य बताया था। किसने बताया था संगीत प्रधान? क्राउफर्ड ने, जो 18वीं शताब्दी में, मतलब 1700 शुरुआत से लेके 1799 तक के समय को 18वीं शताब्दी बोलते हैं, बिहार का भ्रमण किया था। उन्होंने कहा था कि ये भारत का संगीत प्रधान राज्य है। बिहार में पटना, गया, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर संगीत के प्रमुख केंद्र हैं। पटना में 1913 में प्रसिद्ध गायक रजा शाह ने भारतीय रागिनियों के पुनः विभाजन एवं पुनर्गठन किया। रजा शाह ने नगमत अस्फी नामक संगीत बुक लिखी। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। नगमत अस्फी नामक संगीत बुक लिखी थी और एक नए वाद्य यंत्र ठाट के प्रयोग का शुभारंभ किया। पटना में ख्याल और ठुमरी को विशेष लोकप्रियता मिली। पटना में विशेष लोकप्रियता मिली। इसके अतिरिक्त गजल, ददरा, कजरी और चैती गायन के लोकप्रिय शैली थी। इनको लोकप्रिय बनाने में रोशन आरा बेगम, इमाम बांदी, रामदासी आदि लोक गायिकाओं का विशेष योगदान रहा। बिहार में प्रचलित लोक संगीत के अनेक रूप हैं, जिसका संबंध दैनिक जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों से। विवाह के समय
सुमंगली, जन्म उत्सव पर सोहर, कृषि कार्यों में 12 मासा आदि गायन की लोकप्रिय शैलियां हैं। भारतीय संगीत के क्षेत्र में बिहार में नचारी, लगनी, चैता, पूर्वी, फाग रागों का प्रमुख स्थान है। नचारी राग के गीतों का सृजन मिथिला के प्रख्यात कवि विद्यापति ने किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नचारी राग के गीतों का सृजन किसने किया था? तो विद्यापति कवि ने किया था। नचारी राग के गीतों के माध्यम से विद्यापति ने भगवान शंकर की प्रार्थना की धुन बनाई थी। तो नचारी राग के गीतों के माध्यम से भगवान शंकर के प्रार्थना की धुन बनाई थी। बिहार के लोग इन्हीं प्रार्थना गीतों को एक विशेष राग में गाने लगे, जो आगे चलकर नचारी राग के नाम से लोकप्रिय हुआ। संपूर्ण बिहार में इन गीतों का महाकवि विद्यापति द्वारा विशेष प्रचार किया गया। उत्तर बिहार में मुख्यतः मिथिला अथवा दरभंगा जिले में विवाह के अवसर पर लगनी राग के गीत गाए जाते हैं। इन गीतों की रचना का श्रेय भी महाकवि विद्यापति को दिया जाता है। चैत्र के महीने में चैता राग में गाए जाने वाले गीत बिहार में मुख्यतः पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास जिले में अधिक लोकप्रिय है। बिहार और पूर्व उत्तर प्रदेश के होली के अवसर पर फाग राग के गीत प्रचलित हैं। इन गीतों को फगुआ या होली गीत भी कहा जाता है। फाग राग के गीतों की रचना का श्रेय बेतिया राज के जमींदार नौल किशोर सिंह। फाग राज के गीतों की रचना का श्रेय किसको जाता है? नौल किशोर सिंह, जो बेतिया राज के जमींदार थे। फागुन के महीने में गाए जाने वाले ये गीत उत्तर बिहार के पश्चिमी जिलों में अधिक प्रचलित है। पूर्वी राग के गीतों के माध्यम से पति वियोग में रहने वाली नारियां अपनी दयनीय दशा एवं पति वियोग का वर्णन करती है। इन गीतों का उदय बिहार के सारण जिले में हुआ है। तो ये 2-3 बात है जो याद रखने वाली है, बाकी कोई इसमें विशेष बात नहीं है, लेकिन एक बार तो देखना था। अभी लोक नृत्य जो नाम छऊ डांस में क्या होता है? लोक नृत्य युद्ध भूमि से संबंधित है। लोक नृत्य छऊ डांस जो है युद्ध भूमि से संबंधित है, जिसमें नृत्य शारीरिक भाव भंगिमाओं, ओजस्वी स्वरों और पगों की धीमी तीव्र गति द्वारा संचालित होता है। इस नृत्य में 2 श्रेणियां हैं। प्रथम हथियार श्रेणी, जिसमें वीर रस की प्रधानता है, और दूसरी कालीभंग श्रेणी, जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो वीर रस और श्रृंगार रस इसमें दोनों हैं छऊ नृत्य में, तो याद रखेंगे। कटघुरवा लकड़ी का तथा बांस की खपचियों द्वारा निर्मित रंग बिरंगे वस्त्रों द्वारा सुसज्जित घोड़े के साथ नर्तक लोक वाद्यों का नृत्य करता है। ये गांव में, बिहार के गांव में बारात निकलता है तो ये बहुत दिखता है। लौंडा नृत्य तो सब लोग जानते हैं, तो इसको मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ताकि मैं जल्दी इसको कंप्लीट कर पाऊँ। जो इंपॉर्टेंट बात है, धोबिया नृत्य भोजपुर क्षेत्र में ये धोबी समाज में विवाह के समय होते हैं। और झिझिया नृत्य ग्रामीण महिलाओं द्वारा एक घेरा बनाकर समूह के रूप में किया जाने वाला लोक नृत्य है। ये झिझिया, लौंडा, ये छऊ डांस, ये सब इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसमें सभी महिलाएं राजा चित्रसेन तथा उनकी रानी की कथा प्रसंगों में आधार पर नृत्य करते। कड़िया झूमर टर्म याद रखिए कि यह महिला प्रधान नृत्य है, जिसमें महिलाएं हाथों में हाथ डालकर घूमकर नाचती हैं। हालांकि ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन जरूर रहता है। नाम से रह जाएगा कि इस नृत्य का क्या है। खोल्डी नृत्य या विवाह के समय होता है। पौमड़िया नृत्य ये जन्मोत्सव के समय होता है। सब लोग जानते हैं कि जब बच्चा घर में जन्म लेता है तो पौड़िया नाचने के लिए आता है। जो लोग बिहार के हैं वो डेफिनेटली जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं, जो बिहार से बाहर के हैं या जो लोग नहीं जानते हैं वो जान जाए। पौड़िया डांस होता है। जोगीरा ये मस्ती वाला है और ये होली के समय जनरली गाया जाता है। ये भी लोग जो गाँव से बिलोंग करते हैं, जो गाँव में रहे हैं, वो लोग जरूर जानते होंगे। जोगीरा करके डांस होता है। अभी होली का मौसम है तो जोगीरा सरारा करके बहुत होगा, तो ये वो लोग जानते होंगे। उसके बाद विद्यापति नृत्य ये हो गया। उसके बाद झरनी नृत्य, कर्मन नृत्य, तो ये कुछ है। इसके बाद आता है लोक नाट्य में जाट जाटिन है। ये जाट जाटिन प्रत्येक वर्ष सावन के लगभग कार्तिक महीने में पूर्णिमा में केवल अविवाहितों द्वारा अभिनीत इस लोक नाट्य में जाट जाटिन के वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन किया गया है।
उसके बाद समा कटवाई जाट जाट पूछता कहाँ का डांस है, तो ये भाई बिहार का डांस है। लोक नाट्य है, एक्चुअली डांस नहीं है, लोक नृत्य तो वो सब था, छऊ डांस और ये सब था, ये लोक नाट्य है। उसके बाद समा चेकवा प्रतिवर्ष कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में सप्तमी के पूर्व मासिक तक अभिनीत या लोक नाट्य में पात्रों का मिट्टी द्वारा बनाया जाता है, पात्रों को मिट्टी द्वारा बनाया जाता है, इसमें मिट्टी के पात्र होते हैं। उसके बाद विदेशी है, ये याद रखेंगे, ये पूछता है सवाल। इस लोक नाट्य में भोजपुर के क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय लौंडा नाच के साथ ही अल्हा पचरा बरसामा ये विदेशिया इधर फेमस है भोजपुर जिले में। उसके बाद भकुली बंका प्रत्येक वर्ष सावन के कार्तिक महीने में आयोजित किया जाता है जाट जाटिन की तरफ का। और डोमकच लगभग सबके घर में होता होगा, बिहार में तो कम से कम सबके घर में होता ही है। पारिवारिक उत्सव से जुड़ा लोकनाट्य जो शादी के दिन जब बाराती चला जाता है तो औरतें सारी महिलाएं नाच करती हैं। अच्छा, कीर्तनिया एक भक्तिपूर्ण लोक नाट्य है, इसमें भगवान कृष्ण की लीला का ये किया जाता है। तो ये हो गया लोक नाट्य। उसके बाद प्रमुख मेले मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको जानकारी तो होगी, बस एक राउंड अप मिल जाएगा। सोनपुर मेला प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में मनाया जाता है, आपको पता है 1850 से निरंतर लगता आ रहा है। 1850 से यह मेला ग्रामीण और सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व का और पशुधन की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा मेला है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित हरियर क्षेत्र, अच्छा ये जो है ना, ये क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो 250 क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जो विवाद क्वेश्चन हमने 250 क्वेश्चन 50 का सीरीज करके 5 हमने सीरीज बनाया था, तो उसमें भी हम लोग कर चुके हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप क्वेश्चन भी करते हैं ये पढ़िएगा तो उससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसलिए क्वेश्चन जरूर बनाइए, लेकिन पढ़िए जरूर, वीडियो को देखिए जरूर एक बार, ताकि देखने से क्या होगा कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि स्टोरी क्या है, आप कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से। बिहार की नाट्य संस्था एवं नाट्य संगठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक नज़र आप देख सकते हैं। इसको मैं पढ़ता नहीं हूँ, बस वैसे ही निकाल दे रहा हूँ ताकि आपके स्क्रीन पर रहेगा। अब अगर आपको ज़रूरत लगेगा तो आप इसको पॉज करके या इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको देख सकते हैं। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जगह के नाम से कुछ नहीं पूछता है इसमें, तो आप इसमें कुछ ज़्यादा इसमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे करने वाला होगा वहाँ पे मैं खुद रोक के कर दूंगा। पितृपक्ष मेला ये गया में लगता है, मैंने बताया था उस क्वेश्चन में भी बताया था, और कुछ क्या बोलते हैं कि कोई चर्चा चली थी, तो हाँ वो विष्णुपद मंदिर के बारे में चर्चा हुई थी। उसमें क्वेश्चन ने पूछा था कि विष्णुपद मंदिर को किसने बनवाया था, तो उसको एक्सप्लेन करने में मैंने भी बताया था। पितृपक्ष मेला लगता है गया में बहुत बड़ा। और इसमें ककोलत मेला नवादा जिले ककोलत नामक जगह पे, यहाँ पे जलप्रपात है, बहुत सुंदर है ककोलत जलप्रपात। और ये बहुत मतलब एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। तो जो लोग बिहार के हैं भाई, अपने स्टेट में भी बहुत सारा जगह है टूरिज़्म का, तो उसको आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, ज़रूर जाना चाहिए। वैशाली का मेला ये जैन स्वावलंबियों के लिए का मेला होता है, जो मेला महावीर की जन्मस्थली वैशाली के चैत्र शुक्ल में मनाया जाता है। उसके बाद जानकी नवमी का मेला, उसके बाद हल्दी मेला, कल्याणी मेला, ये सब से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ नहीं रहता है, बस नाम आप जान जाइए, थोड़ा सा एक नज़र पड़ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मैं टाइम देने वाला हूँ नहीं, क्योंकि यही बहुत कुछ हम लोगों को कवर करना है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप कहीं भी इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि ज़्यादा आपको इसको देखने की ज़रूरत है, तो विपासना मेरे ख्याल से सबके पास होगा। लेकिन मैं ये चीज़ पढ़ाने का मेरा पर्पज़ सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊँ, मेरा पर्पज़ ये भी है कि आपको पता चले कि पढ़ना क्या क्या है। तो अगर आपके पास नहीं भी है तो आप मेरा वीडियो देख के पूरा बुक का पढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से तो ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ वही इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा इस पर ना बोल रहा हूँ ना डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपको अगर लगे कि हाँ इसको एक बार हम मुझे डिटेल में देख के जाना है, तो वीडियो पॉज कीजिए और उसको देख लीजिए। पूरा लिखा हुआ दिख रहा है, मुजफ्फरपुर का मेला, झांझर कुंड महोत्सव, उसके बाद ये सासाराम में होता है, उसके बाद निर्वाण महोत्सव बिहार में पावापुरी में होता है, जहाँ भगवान बुद्ध का मैं बोल रहा हूँ, भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था। तो ये सब चीज़ है। पुस्तक मेला पटना में लगता है, सब लोग को पता होगा, और जो लोग पटना में तैयारी करते हैं मेरे ख्याल से बहुत बार गए भी होंगे। कुछ अन्य मेले भी है बहुत सारे, उसके बाद पर्व त्यौहार, बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा तो हम लोग सब लोग मनाए हैं, पिछले ही महीने मनाए हैं। रामनवमी
भगवान राम के जन्म दिवस पर मनाया जाता है और ये चैत में मनाया जाता है। मतलब चैत फागुन, अभी होली बीतने वाला है तो होली के बाद मेरे ख्याल से 2 दिन के बाद होली है, तो होली के बाद चैत शुरू होता है, तो चैत में फागुन होता है। चैत में फागुन नहीं होता है चैत में रामनवमी का मेला होता है, मैं बोलते बोलते था। उसके बाद होली सब लोग मनाते हैं। महाशिवरात्रि तो आप लोग जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले गया। तीज तथा एवं चौथ, तो ये तीज जो है ये औरतें अपने पुरुषों के अपने हस्बैंड्स के लंबी उम्र के कामना के लिए करती है। उसके बाद अनंत चतुर्दशी, ये भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। उसके बाद विजयदशमी हम लोग जानते हैं। दीपावली, गोवर्धन, देवोत्थान, ये सब। छठ पर्व तो वही कहना नहीं है, सबसे बड़ा महापर्व है हमारा, बिहार का गौरव है हमारा। छठ पर्व हमारे कल्चर को बताता है, बिहार के कल्चर को बताता है, बिहार के समझ को बताता है, बिहार की यूनिटी को बताता है। ये जो छठ पर्व है ये बिहार के इकोनॉमी को भी बताता है कि बिहार का इकोनॉमी क्या है। जैसे कि वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा जो है एक इकोनॉमिक बूम की तरह भी देखा जा सकता है। अगर हम पूछें कि अगर छठ पूजा जो बिहार का है उसका इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट क्या है, ऐसा अगर मेंस में सवाल आए तो आप कितना बड़ा लिख सकते हैं। आप जरा सोचिए कि आप क्या क्या लिख सकते हैं। पॉइंट ब्लैंक हो जाइएगा एक बार जब आप सोचिएगा कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या है इकोनॉमी का। लेकिन हाँ, जब आप सोचना शुरू कीजिएगा, एनालिसिस करना शुरू कीजिएगा, तो बहुत कुछ मिलेगा सोचने के लिए। तो ये छठ पर्व है। उसके बाद ईद है, बकरीद है, मुहर्रम है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जानते हैं आप लोग, पटना के हैं। उसके बाद बुद्ध जयंती है, महावीर जयंती है, सारी जयंतियाँ होते रहेंगी बिहार में। बिहार है तो जो जो लोग पैदा हुए यहाँ से बिलोंग करते हैं उनका सारा। उसके बाद ज्योतिया, 10 लक्ष्मण पर्व, मधुश्रावणी, रक्षाबंधन, पीड़िया, महालिया, ये सब चीज़ होते रहेगा। मैं ज़रूर दिखा दूंगा स्क्रीन पे, ताकि आप लोग को ऐसा नहीं लगे कि मैं कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ स्किप कर रहा हूँ। मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं क्यों करूँगा, मैं तो और चाहता हूँ कि डिटेल बताऊँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट बुक के नाम हैं तो उसको मैं ज़रूर बताऊंगा। बिहार राजभाषा विभाग का पुरस्कार, बिहार राजभाषा विभाग जो है बिहार सरकार का, उसका पुरस्कार, ग्रंथ पुरस्कार के योजना के पुरस्कार। तो ये भिखारी ठाकुर की भोजपुरी भाषा में लिखित कृति लघु कथा पुरस्कार, लघु कथा में मिलता है ये पुरस्कार है, ठीक है। और किस क्षेत्र में मिलता है? भिखारी ठाकुर पुरस्कार मिलता है भोजपुरी में। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के अच्छे रचयिता थे भोजपुरी भाषा के। डॉक्टर गियर्सन पुरस्कार बिहार में लोक भाषाओं मैथिली एवं मगही में लिखित कृति के लिए डॉक्टर गियर्सन पुरस्कार मिलता है। किसके लिए? मगही और मैथिली में लिखित। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में। एक मिनट, हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान में हम लोग को रखना है। उसके बाद विदाकर कवि, राजभाषा हिंदी में विभिन्न पहलुओं पर लिखित। उसके बाद अन्य विभिन्न पुरस्कार जो है, चाणक्य पुरस्कार राजनीतिक शास्त्र में मिलता है, चूँकि ये चाणक्य ने राजनीतिक व्यवस्था जो बुक लिखा था। गोरखनाथ पुरस्कार इतिहास के क्षेत्र में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिलता है। आर्यभट्ट पुरस्कार विज्ञान, आर्यभट्ट विज्ञान से संबंधित थे। काशी प्रसाद जायसवाल पुरस्कार इतिहास और संस्कृति। उपेंद्र महारथी पुरस्कार कला और शिल्प। मंडल मिश्र पुरस्कार धर्म एवं दर्शन, ये याद रखिएगा। विद्यापति हिंदी लोक साहित्य, याद रखेंगे। उसके बाद अलग अलग तरह का पुरस्कार है जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसको याद करके रट्टा जाए। बस एक नज़र लेकिन ज़रूर आपके नज़र से गुजरना चाहिए, ताकि अगर कहीं पे कोई भरोसा तो है नहीं कि क्या पूछने वाला है, तो कहीं पे कुछ घुमा फिरा के कुछ आ गया तो आप वहाँ से निकल पाएँ। तो ये अब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हमारा। ये क्या था, बिहार में कला एवं संस्कृति जो हम लोग कर रहे थे, ये ख़त्म हो गया। और इसको हम लोग क्लोज करते हैं यहीं पे। और हमें उम्मीद है कि ये पहले वाला वीडियो इसका सीरीज का देख लिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था वो पहले वाले वीडियो में था, दूसरे वाले इसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है हम लोग बता ही चुके हैं, लेकिन 2-3 चीज़ करते रहना है। सवाल ज़रूर बनाइए, लेकिन सवाल सिर्फ वीडियो
में नहीं बनाइए, उसके पीछे थोड़ा डिटेलिंग में भी जाइए। जब तक आप डिटेलिंग में नहीं जाइएगा, सवाल बनाने में मज़ा तो आता है, लेकिन सवाल बनाने में आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। सवाल जैसे मैंने जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस किया था, तो उसमें जो मैं बता रहा था कि डिटेलिंग में जाना जरूरी है, डिटेलिंग में जाना, चूँकि सवाल हमेशा डाटा, उसमें डाटा बहुत ज़्यादा है, डाटा से हमेशा नहीं पूछेगा। सवाल स्टेटमेंट भी दे सकता है, उससे कुछ कंक्लूजन निकाल के भी दे सकता है। तो सवाल बनाइए, लेकिन डिटेल ज़रूर पढ़िए। हमारा वीडियो थोड़ा लंबा आपको ज़रूर लगेगा, लेकिन विश्वास मानिए कि ये आपको एकदम नीचे से मजबूत करेगा, जड़ से मजबूत करेगा, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। तो बने रहिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इनकरेजमेंट मिलेगा हमको, मेहनत करने में इनकरेजमेंट मिलेगा। और कमेंट ज़रूर कीजिए। और एक कोई विद्यार्थी हैं, उन्होंने ये कमेंट किया कि इसका पीडीएफ नहीं है क्या, तो विवाह पैनोरमा का पीडीएफ है करना। मुझे अगर ज़रूरत होगा तो मैं पूरे बुक को मुझे स्कैन करना पड़ेगा, जो बहुत टाइम लेने वाला है। तो अगर इतना ज़रूरत है तो मार्केट में अगर नहीं मिल रहा है तो मैं कोशिश करूँगा कि स्कैन करूँ, लेकिन वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है स्कैन करना, उसके बाद अपलोड करना। वैसे क्वेश्चन हम लोग सारा स्कैन करके डाल देंगे, अगर आप लोग कहेंगे कि हाँ हमें क्वेश्चन चाहिए होगा मॉक जो हम लोग का चलेगा तो। और स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, हम लोग विवाह पैनोरमा कंप्लीट कर लिए हैं, लगभग थोड़ा सा बचा हुआ है, 1-2 घंटे का और क्लास होगा, उसके बाद विवाह पैनोरमा कंप्लीट। उसके बाद हमें साइंस कवर करना है, स्पेशली हम लोग लूसेंट से साइंस पूरा कवर करेंगे, इकोनॉमिक्स कवर करेंगे, और हिस्ट्री और पॉलिटी का कुछ पार्ट कवर करेंगे। हिस्ट्री में मोस्टली मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स कवर करना है, जिसमें बिहार इंक्लूडिंग बिहार करंट अफेयर्स, मतलब उसका एक अलग हम सेक्शन ही बना देंगे, लेकिन कम करंट अफेयर्स तो पूरा करना पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है। बिहार का जो इम्पोर्टेंट है, इतिहास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है बिहार का, वो कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन कुछ हम लोग को बुक से करना है। जो जिस्ट है, ये विवाह पैनोरमा 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इसको साइड में रख के कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है कि ऐड करना है, और मैडम ने भी रिकमेंड किया है कि उसको ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि उससे रिजल्ट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस तरह के सवाल आते हैं तो स्टूडेंट गलती कर देते हैं, या फिर नहीं जानते होते हैं तो तुक्का मार के आते हैं, तो वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, तो उसको मैं ऐड कर दूंगा। उसके अलावा करंट अफेयर्स में बहुत बढ़िया तैयारी करनी है, करंट अफेयर्स को छोड़ना नहीं है। और आपको 35 से 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आता है, और 30 से 35 क्वेश्चन साइंस का आता है, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स होता है। तो मोटा मोटी ये बहुत बड़ा सेक्शन होता है, 70 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन के आसपास का। और बिहार का इतिहास और भारत के इतिहास अगर दोनों को एक साथ मिला दिया जाए, तो ये टोटल जो है बिहार और भारत का इतिहास अगर मिला दिया जाए तो 35 से 40 क्वेश्चन ये निकाल देता है। तो आपका पहुंच जाता है ये टोटल मिला के 110 प्लस। तो 110 प्लस अगर पहुंच जाता है, उसमें से आप कितना भी गलती करेंगे 100 के आसपास आ जाएगा। बाकी जो 40 क्वेश्चन है उस पर मेहनत करके हम लोग को लेके आना है। आपको क्या, तो कम से कम 20 नंबर, यानी कि 130 का तो टारगेट होना ही चाहिए। अभी आप 150 का टारगेट करेंगे तो 150 का टारगेट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है कि 100% कुछ भी नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल रहिए। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि आसान क्वेश्चन गलत नहीं हो। सिलेक्शन आसान क्वेश्चन से होता है, टफ क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि हमें मास्टर नहीं बनना है, हमें सब्जेक्ट मैटर का मास्टर नहीं बनना है। हमें जानना सब कुछ है, लेकिन किसी का मास्टर नहीं बनना है, क्योंकि हमें जाके पढ़ाना नहीं है, हमें एग्ज़ाम पास करना है। तो स्मार्ट स्टडी करनी है। ऐसा नहीं कि दुनिया का बहुत सारा किताब पढ़ गए, 12 घंटा 14 घंटा 20 घंटा पढ़ रहे, उतना भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 5 घंटा 8 घंटा अभी भी पढ़िएगा तो जितना दिन बचा हुआ है, मोटा मोटी बचा हुआ है 50 दिन, मोटा मोटी मैं बोल रहा हूँ 50 दिन प्लस ही है, लेकिन 50 दिन मान के चलिए। तो 50 दिन में आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको हमारे स्ट्रेटजी के साथ चिपक के चलना पड़ेगा। अगर 1 घंटा का वीडियो है तो पूरा देखना पड़ेगा आपको। अगर 150 क्वेश्चन में 140 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ को छोड़ के, तो वो पूरा आपको 140 क्वेश्चन में बने रहना पड़ेगा। जो आंसर बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, आपको बाद में भी देखना पड़ेगा उसको। तो हमें क्या करना है कि पढ़ाना भी और साथ में उस क्वेश्चन को भी बनाना है।
तो लेकिन आपका सपोर्ट तो चाहिए, क्योंकि फाइनली एग्ज़ाम में आपको लिखना है, तो आपका सपोर्ट होना चाहिए। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, आप वास्तव में सीरियस हैं, आपको लगता है कि आपको बीपीएससी करना है और अंतरात्मा से लगता है, तो आपको हमारा हर वीडियो फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि वीडियो के बीच में अगर आप स्किप करेंगे कि सर तो इसमें ये पढ़ा है, मैं यहाँ से पढ़ लूँगा, तो बहुत कुछ हम वीडियो में बोलते हैं जो मुझे पता ही नहीं होता है कि हम कब क्या बोलेंगे। तो जब मुझे पता नहीं है कि हमें इस वीडियो में क्या क्या बोलना है बीच में, चूँकि पढ़ाने वाला सब्जेक्ट मैटर तो पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग बीच में कुछ कुछ बोलते हैं, तो उस चीज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो इसलिए स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो फुल देखिएगा। और दोस्तों के साथ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए कि वीडियो देखो और आपस में डिस्कस कीजिए, जो लोग तैयारी करते हैं आपके फ्रेंड्स। तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। आप 2 सवाल पूछेंगे, वो 2 सवाल पूछेंगे, तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट में लिखिए, हम लोग उसका प्रॉपर रिप्लाई देंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उस सब सेक्शन को भी ऐड करेंगे, ठीक है। वीडियो बना के उसका कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। अगर आपको हम कमेंट में रिप्लाई नहीं हो पा रहा है तो वीडियो बना के हम उस पर क्लियर कर देंगे। लेकिन कमेंट में आप लोग लिखेंगे तब तो, आपको लोग कमेंट करते नहीं हैं। चलिए ठीक है, इतना हो गया बहुत। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक नए क्लास में। तब तक खूब मन लगा के पढ़िए और मस्ती में रहिए। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेने से ना रिजल्ट नहीं होता है। मस्ती में रह के खूब पढ़ना है, ठीक है, खुश होकर पढ़ना है। खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं कल एक नए क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।